नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गणित शिक्षण शास्त्र यानी मैथ्स पेडागॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले वर्षों में पूछे जाते रहे हैं। तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, आपको निश्चित ही परीक्षा में इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको शिक्षण शास्त्र यानी पेडागॉजी हल करने में परेशानी होती है और आप रामबाण ट्रिक्स जानना चाहते हैं, इसके साथ टैग वर्ड्स जानना चाहते हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से शिक्षण शास्त्र हल कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अपना यूट्यूब ओपन कर लें। यूट्यूब ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में जाना है और यहाँ पे टाइप कर देना है सीटेट ट्रू एग्ज़ाम। जैसे ही यहाँ पे सीटेट ट्रू एग्ज़ाम ये लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने जो सबसे पहला वीडियो ओपन होके आ जाएगा उसी को आपको देख लेना है। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें रामबाण ट्रिक्स और टैग वर्ड्स बताए गए हैं। इससे आपकी पेडागॉजी 100% सॉल्व होने लगेगी। आप आसानी से अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे इस सिर्फ एक वीडियो को देखने से। 24 मिनट का वीडियो है, पूरा ध्यान से देख लेंगे एक दो बार तो आपकी समझ काफ़ी विकसित हो जाएगी। चलिए आज का वीडियो देखते हैं। साथियों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। पहला ऑप्शन है अनुमान लगाना, दूसरा ऑप्शन है व्यापक, तीसरा ऑप्शन है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग और चौथा ऑप्शन है क्रियाकलाप पर आधारित उपागम। तो यहाँ पर जब हम गणित में सवाल हल करते हैं तो वो क्रियाकलाप आधारित उपागम है। ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्रियाकलाप आधारित उपागम में शामिल है सवाल हल करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, चौथा ऑप्शन है प्रगति पत्रक को भरना। तो यहाँ पे सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है वो दिया हुआ है पहला ऑप्शन, और दूसरा बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, तीसरा अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, चौथा प्रगति पत्रक को भरना। तो यहाँ पे जो निदानात्मक परीक्षण है तो उसमें आप क्या करते हैं? निदानात्मक परीक्षण मतलब किसी भी चीज़ का पता लगाना होता है ना, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी निदान की बात आएगी तो आप हर चीज़ को जानने की प्रयास करेंगे, हर चीज़ को ढूंढने का प्रयास करेंगे, और वहीं अगर उपचारात्मक होता तो आप डॉक्टर की तरह उपचार कर देते। निदानात्मक उपचारात्मक ये आपने बहुत सुना होगा, अगर आपने डीएलएड बीएड किया है हर जगह सुना हुआ होगा। तो निदानात्मक में आप कोशिश करते हैं जानने की और फिर उस समस्या का मतलब बच्चे की समस्या का पता लगाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में उसका उपचार करेंगे तो वो उपचारात्मक परीक्षण में चला जाएगा। तो निदानात्मक परीक्षण जानना, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि ए ऑप्शन है राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, बी ऑप्शन है राजन कक्षा में बाधा डालने के अवसर खोजता है, सी ऑप्शन है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, डी ऑप्शन है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, वो कर लेता है, इसीलिए तो उसने पूछा मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। तो बी वाला ऑप्शन राजन कक्षा में बाधा डालने के अवसर खोजता है गलत है, क्योंकि बाधा डालने के वो अवसर नहीं खोजता है। इस तरीके के जो नेगेटिव होंगे वो पहले ही आपको हटा देने हैं। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, अगर वो भाषा समझने में कठिनाई करता तो फिर वो जोड़ घटाने की बात नहीं करता, उसे भाषा समझने में कोई कठिनाई नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से ब्लैंक शुरुआत कर सकता है। ए ऑप्शन है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, बी ऑप्शन है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, सी ऑप्शन है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, डी ऑप्शन है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना।
तो यहाँ पे क्षेत्रफल की अवधारणा से आपको परिचित कराना है प्राइमरी के बच्चों को, यानी कि वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आप क्षेत्रफल की उनको सूत्र समझाने लगेंगे, उनको बहुत सी लंबाई चौड़ाई ये सब बताने लगेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा, छोटे बच्चे होते हैं। तो उनको समझाने के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन बी लग रहा है। जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उनसे समझाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। जो दैनिक जीवन में रोज़ देखते हैं, जैसे हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक, इन्हीं से आप समझाएंगे। जैसे पेंसिल से समझा सकते हैं और पत्ते को दिखा के, अपनी हथेली को, नोटबुक को। जो आसपास की चीज़ें हैं, जो आपके आसपास हैं, जो छोटे बच्चे देख के आसानी से समझ सकते हैं, उनको शुरू में ही सूत्र नहीं रटाने हैं, ना ही उनको ब्लैक बोर्ड पे सूत्र लिखवाने हैं या फिर इस तरीके से बताना है कि वो समझ से परे हो उनके। वो प्राइमरी के बच्चे हैं तो उनके हिसाब से जो आसपास की चीज़ें हैं, जो वो रोज़ देखते हैं, दैनिक जीवन में यूज़ होती हैं, उनसे समझाना है। इस बात का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिया हुआ है सिद्धांत का पालन नहीं करता। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, नहीं इट मीन्स यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें नहीं बिल्कुल याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर सीटेट में गलत हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आपको बताना है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का निश्चित तरीका नहीं है। तो ए ऑप्शन है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। दूसरा ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा के लिए चुने हुए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। चौथा ऑप्शन है, उसे पढ़ाने की विधि। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो कि गलत है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को सूत्र नहीं बताना है, ना ही उन्हें याद कराना है। सोचने एवं तर्क का जो निश्चित तरीका होगा वो सूत्र याद कराने से नहीं होगा, यहाँ पे नहीं बताना था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो कि गलत है वही यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें नहीं बताना था। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक भी करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, जिससे हम आपके लिए और आगे वीडियोस ला पाएँ। आप जितना ज़्यादा लाइक करते हैं हमें उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हम आपके लिए उतनी ही ज़्यादा वीडियो बना पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ब्लैंक ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। दूसरा ऑप्शन है, अधिकतर सूत्रों को याद करना। तीसरा ऑप्शन है, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। चौथा ऑप्शन है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो यहाँ पे अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जो ज़रूरी है वो सवालों के उत्तर देने में, तकनीक में निपुणता, ये नहीं हो सकता। अधिकतर सूत्रों को याद करना बिल्कुल रटवाना है ही नहीं प्राइमरी लेवल पे। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये भी कोई इसमें अच्छा गणितज्ञ होने की निशानी नहीं है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो इस तरीके से हमको आंसर्स देने हैं। बहुत ज़्यादा हमको बड़े लेवल पे नहीं सोचना है, छोटे बच्चों के हिसाब से सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको सूत्र नहीं रटवा देने हैं, ना ही उनको बहुत से ज़्यादा सवालों को हल करने के लिए दे देना है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है। ए ऑप्शन है, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। बी ऑप्शन है, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, उन्हें अलग सा समझाने के लिए। चौथा ऑप्शन है, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो NCERT की जो कक्षा 4 की गणित की पुस्तक है उसमें जो ये शीर्षक दिए हुए हैं वो इस हिसाब से दिए हुए हैं, जैसे कि ये आपका ये हुआ, ये तो ये सब जो दिया हुआ है तो वो इसलिए दिया हुआ है कि उसको दैनिक जीवन से जोड़ सकें। यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में आपको दैनिक जीवन दिखाई दे तो उसे तुरंत टिक कर देना है, वो पॉजिटिव है, क्योंकि आप दैनिक जीवन से ही जोड़ के छोटे बच्चों को समझा सकते हैं। बच्चे अपने आसपास ये सब चीज़ें देखते हैं तो उनको जोड़ते हुए वो अच्छे से सीख सकते हैं। बाकी के जो ऑप्शन हैं वो गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई, 1/2 + 1/3 = 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, लघुत्तम समापवर्ती लासा की अवधारणा को समझाने में बच्ची की सहायता करें। बी ऑप्शन है, बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। सी ऑप्शन है, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। डी ऑप्शन है, प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्ची की सहायता करें। तो यहाँ पे 1/2 + 1/3 = 2/5 लिख दिया है बच्चे ने, तो 2/5 ना होकर यहाँ पे होना चाहिए था
5/6। यहाँ पे 5/6 होना चाहिए था। 1/2 प्लस 1/3 बराबर 5/6, लेकिन उसने 2/5 यानी कि गलत लिख दिया है। तो इसको आप मतलब उपचारात्मक कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि आप गलतियों को खोजेंगे बच्चे की तो वो निदान में जाएगा। उपचारात्मक मतलब उसका उपचार करेंगे जैसे डॉक्टर करता है। परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण करेंगे तो इसमें क्या करेंगे आप? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्त लासा की अवधारणा को समझाने में बच्चे की सहायता करेंगे। वो लासा समझ जाएगी तो वो इसको सही कर लेगी। तो जैसे कि उसने गलत लिख रखा है तो उसमें जो शिक्षक है वो उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करेगा? लघुत्तम समापवर्त यानी लासा की अवधारणा को समझाने में बच्चे की सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन है, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होता है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आगे के ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन है, वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। बी ऑप्शन है, वह शिक्षार्थियों को एक दूसरे की उत्तरों की जांच करने दे। सी ऑप्शन है, वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांचें। डी ऑप्शन है, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला जो कॉपी का मतलब उसमें चयन करने के बाद वो बोर्ड पे उत्तरों को लिखवाएगा तो वो गलत हो जाएगा। बोर्ड पे कुछ नहीं मतलब लिखवा के उनको रटवाना तो है नहीं। और दूसरा ऑप्शन है कि वह विद्यार्थियों को एक दूसरे की उत्तर की जांच करने देगा। तो अगर वो ऐसा करता है तो वो छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या एक दूसरे की गलती जान पाएंगे? इससे भी कुछ पता नहीं चल पाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए, बोर्ड पे नहीं समझाना है। तो चौथा ऑप्शन जो है वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से उत्तर पर पहुँचे। अब जब सभी बच्चों से वो चर्चा करेगा और ये पूछेगा कि वो किन किन तरीकों से पहुँचे तो इस तरीके से प्रभावी युक्ति सामने निकल के आएगी। मतलब किन तरीकों से उन्होंने उत्तर को खोजा, तो ऐसे वो बच्चों का मतलब बोलने की क्षमता का भी विकास होगा और साथ में वो किन किन तरीकों से उत्तरों को उन्होंने ढूंढा वो भी बता पाएंगे। साथियों, अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए आगे वीडियो ला पाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि ए ऑप्शन है, आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। बी ऑप्शन है, उसने एक समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सी ऑप्शन है, यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषणपरक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। डी ऑप्शन है, क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए ये अति आवश्यक हैं। आपको इसमें 2 ऑप्शन सही लग सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है सबसे अच्छा आंसर ढूंढ के उसको टिक करना, क्योंकि ऐसे ही लोगों के क्वेश्चन गलत होते हैं। सबसे ज़्यादा जो सही लग रहा हो उसे ढूंढना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सही लग रहा है वो पहला ऑप्शन है कि मतलब किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और भ्रमण के मतलब आप जब भ्रमण करवाएंगे आप विषयों को आपस में, विषय जितने भी हैं उनके आपसी संबंध का भी पता लगेगा, यानी कि एक विषय से वो कई विषयों का सीख सकता है। जैसे वहाँ पे जब भ्रमण कराने जाएंगे तो वो गणित के मतलब जो आकार पढ़ा रहे हैं इसके साथ साथ वो और भी चीज़ों को सीख पाएगा, वास्तुकला का ज्ञान बढ़ेगा, उसको भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान पता चलेगा। तो इस तरीके से वो एक साथ कई विषयों का तालमेल बिठा पाएगा। आपसी संबंध मतलब एक दूसरे से संबंधित हैं सब विषय, एक विषय के साथ साथ उसके दूसरे विषय का नॉलेज भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं आपको ऐसे ही ऑप्शन को लगाना है जिसमें बच्चे का ज़्यादा विकास हो रहा हो। तो बच्चे का ज़्यादा विकास हो रहा है वो एक के साथ साथ 2-2 विषयों में या 3-3 विषयों में उपलब्धि हासिल कर रहा है या उनके संबंधों में से उसको मतलब सफलता प्राप्त हो रही है और वो एक विषय के साथ साथ दूसरे विषय का भी सीख रहा है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे आपको और भी अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। आपका सीटेट निश्चित ही अच्छे अंकों से निकलेगा, आप क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक यू।